बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर टुडे। मैं हूं यासिर रहमान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस नॉर्मेल्सी के दावों की जो हिंदुस्तान कुछ अरसा पहले दुनिया को बेचता हुआ हमें नज़र आता था मकबूजा कश्मीर के हवाले से। जब भी बात होती थी वो G20 का इजलास हो जिसके अंदर बहुत ही मुख्तस जगह और वो सिक्योरिटी के हिसार में उसको और दुनिया के कैमरों ने फिर बाद में दिखाया कि किस तरह से G20 के बैनर्स के हर एक बैनर के पीछे एक इंडियन आर्मी का एक सोल्जर जो है वो खड़ा हुआ था। इसी तरीके से नॉर्मलसी के इनके दावे कभी हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करता हुआ नज़र आता है, कभी इनकी मशीनरी के दीगर लोग करते हुए, कभी अमित शाह जो है वो जब विजिट्स करता है तो वो नॉर्मलसी के दावे करता हुआ। इसी तरीके से अगर हम मोदी के हवाले से बात कर लें, वो जब मकबूजा कश्मीर का दौरा करता है लॉर्ड माउंटबेटन की तरह, तो वहाँ पे भी वो ये दावे करते हुए नज़र आता है। आज हम आपको ग्राउंड सिचुएशन बताएंगे, इस वक्त मकबूजा कश्मीर में हो क्या रहा है, और ये हम अपनी ज़बानी नहीं बताएंगे, ये आपको वहाँ के रहने वाले और इवन वहाँ का कठपुतली CM वो बताएगा कि असल में मकबूजा कश्मीर में नॉर्मलसी है या इस सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। मकबूजा कश्मीर को एक ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहाँ का तो CM दीवारें फलांग के यौम शहादा पे जाकर दुआ करता है शहदा कब्रिस्तान के ऊपर। यहाँ सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि PSA और UAPA ऐसे लगाए जाते हैं जैसे कि ये थोक के भाव जो हैं वो बिक रहे हैं। जिस शख्स को पकड़ते हैं उसके ऊपर UAPA, सिर्फ उसके लिए दो शराइत का होना ज़रूरी है, एक उसका कश्मीरी होना ज़रूरी है, दूसरा उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। ये अगर इन दोनों शराइत पे वो पूरा उतरता है तो फ़ौरन से पहले उसको UAPA और PSA लगा दिया जाता है। नॉर्मलसी की सूरत हाल यहाँ तक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकबूजा कश्मीर की जो इकॉनमी वो 25 से 30 बिलियन डॉलर्स की इकॉनमी है, और बड़ी थ्राइविंग इकॉनमी इसलिए कि उसकी कोई डिपेंडेबिलिटी जो है वो इंडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई डिपेंडेंस नहीं थी। तो उसकी हालत ये हो चुकी है कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद से 5 से 7 बिलियन डॉलर्स का मकबूजा कश्मीर की इकॉनमी को नुकसान हो चुका है। आए रोज़ उनके जो ताजरान हैं वो सड़कें ब्लॉक करने पर मजबूर हैं और अपनी सेब की फसल को ज़ाया करने पर मजबूर हैं, और इसके साथ साथ जो उनके शॉल बनाने वाले हैं उनको जिस तरीके से बुरे सलूक का मुजाहरा उनके साथ किया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, वो भी आपके सामने है। तो ये नॉर्मलसी ज़रा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मलसी कहाँ है। क्या ये नॉर्मलसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के उस गवर्नर हाउस के अंदर सिर्फ नज़र आती है, या उससे नज़र आती है, या अमित शाह को उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर से नज़र आती है, या नरेंद्र मोदी को जो उनका भवन है वहाँ से नज़र आती है। इस पर ज़रा बात करेंगे और हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने हमें ज्वाइन किया है। आज हमारा साथ दे रही हैं एम्बेसडर रिटायर्ड नाइला चौहान। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अशरों पर मुहीत आपका सिफारतकारी का तजुर्बा है और हिंदुस्तान की जो फॉल्ट लाइन्स हैं उसके हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखती हैं। शेख अब्दुल मतीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं APHC के, और आप तर्जुमान हैं मुसर्रत आलम भट्ट साहब के जो चेयरमैन हैं APHC के। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, नामवर दिफाई तज्ज़ियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बड़ी बेबाक आवाज़ और बड़ा बेलाक किस्म का तबसरा होता है आपका। हाफिज़ इरफान खटाना हमें तज्ज़ियाकार के तौर पे ज्वाइन कर रहे हैं, और सैयद आरिफ बहार साहब कुछ देर के अंदर हमें ज्वाइन करेंगे। नामवर साफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम नाजायज काबिज हिंदुस्तान के जुल्म और जबर को सहने पर मजबूर हैं। महासरे, घर घर तलाशी और गिरफ्तारियां मामूल बनने से हर तरफ खौफ के साए हैं। इस घुटन और दहशत ज़दा माहौल के बावजूद BJP की इंतहा पसंद हुकूमत दुनिया के सामने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात को नॉर्मल होने का झूठा बयानिया बना रही है, जिसको ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के हालात पर मोदी हुकूमत का मौक़िफ़ सफेद झूठ के मुतरादिफ है। हकीकत तो ये है कि कश्मीरी आवाम ने एक दिन भी सुख का सांस नहीं लिया। अमलाक की तबाही, जबरी गुमशुदगी, हिरासती तशद्दुद और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात ने जीना महाल कर रखा है। कश्मीरी इंसानी हुकूक की तंजीमों से सवाल करते हैं कि
1989 से लेकर अब तक 96,476 कश्मीरियों की शहादत, 1,76,936 गिरफ्तारियां और 7,406 कश्मीरियों की जाली मुकाबलों में शहादतें क्या हालात को नॉर्मल जाहिर करती हैं? 1,08,005 बच्चों का यतीम और 22,990 औरतों का बेवा होना हिंदुस्तान के चेहरे पर स्याह धब्बा है। यही नहीं बल्कि 11,269 खवातीन को इस्मत दरी का निशाना भी बनाया गया। कश्मीरी पूछ रहे हैं कि उनकी 1,10,559 अमलाक को क्यों तबाह किया गया। APHC का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में कहीं भी हालात नॉर्मल नहीं। जब मोदी सरकार को कुछ नहीं मिलता तो नई दिल्ली धमाके जैसे वाकयात में नाजायज तौर पर कश्मीरियों को मुलव्विस करने की साजिशें की जा रही हैं, जो कि मुजरिमाना इक़दाम के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की थी कि हम से ज़्यादा आपको कश्मीरी बताएंगे कि कितनी नॉर्मलसी है। ज़रा पहले सुन लेते हैं जो CM उमर अब्दुल्ला है वो क्या कहता है इस नॉर्मलसी के बारे में। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाथ की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नज़र आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग, जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है। और अब हम आपको बताएंगे एक आम कश्मीरी नॉर्मलसी के इस झूठ के ऊपर क्या कहता है, ये जरा देखिए। मुझे लगता है कि फर्क अगर देखेंगे कुछ नहीं आया, वर्स्ट ही हुआ है। आप खुद भी देख सकते हो कि कितनी खामोशी है यहाँ पीछे ही चले गए। यार बहुत हालात खराब है, मार्केट भी नहीं है, सब कुछ खराब हो गया। It's really depressing for students and it's becoming difficult for us to even concentrate on our studies. We are a sort of house arrested. We are detained in our homes. We are not allowed to move out of our homes. We are not allowed to communicate to anyone. There is a situation of anxiety and depression among youth. मुझे समझ नहीं आ रहा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कश्मीर में वॉर है कि क्या है। तो इन्होंने हर कोई सर्विस यहाँ सस्पेंड कर दी है। अब ये कहते हैं हमें जी कश्मीर में नॉर्मलसी है, कौन सी नॉर्मलसी है। आपने सुन लिया कश्मीरी मकबूजा कश्मीर से क्या कहते हैं। मैं सबसे पहले शेख अब्दुल मतीन साहब आपको शामिल करूंगा। एक तो हालात भी आपने देखे मकबूजा कश्मीर के अंदर, दूसरे आप हालात के बारे में ज़रा बता भी दें, और तीसरा ये बताएं जो नॉर्मलसी का ये दावा करते हुए नज़र आते हैं तो फिर आए रोज़ ये डॉक्टर्स को उठा रहे हैं, इंजीनियर्स को उठा रहे हैं, कासोस कर रहे हैं, रात की ठठरसी सर्दी के अंदर बुजुर्गों को बाहर निकाल कर उन्हें सज़ा दे रहे हैं, फिर ये क्या है? भारत का ये जो दावा है नॉर्मलसी, ये एक वाकई सफ़ेद झूठ है। उसकी बुनियादी बात ये है जो वो कुछ कहता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे देखते हैं सूरत वो उसके बिल्कुल बरक्स है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, जो भी आपने रिपोर्ट भी दिखाई है आपने उमर अब्दुल्ला साहब की, जो कि खुद कठपुतली एक है, वो कह रहे हैं कि ये एक जगह पे नहीं, चाहे कोई भी ज़िला हम लेंगे वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मलसी नहीं है। फिर आपने दिखाया है खुद जो स्टूडेंट्स के वहाँ पे हाल है, किस एंग्जाइटी के वो शिकार है, माशी हवाले से किस तरह हमारे पे जो है ना ज़वाल पजीर है। तो अगर हम कश्मीर को देखेंगे ये एक ओपन प्रिजन बना हुआ है। अगर हम कश्मीर को देखेंगे, ये जो दरिंदा सिफत 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है और जिसके बैक पे ब्लैक क्लॉज है, चाहे UAPA है, चाहे वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है या कोई और लॉज है, उसको भी अगर हम देख लेंगे यानी ये वो उनको इम्प्यूनिटी देते हैं। तो इस वक्त जो कश्मीर की जो सूरत हाल है और भारत का ये जो दावा है ये बिल्कुल बरक्स है। तो हम देखते हैं कश्मीर में जगह जगह पे जो है यही फ़ौज मौजूद है, और अगर हम ये कहेंगे कि 10 कश्मीरियों पे एक यानी फ़ौजी जो है यानी उस पे है तो गलत नहीं होगा। फिर आप देख लीजिए रोज़ का जो मामूलात वहाँ पे हैं, यानी रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे तलाशियाँ हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे जो है हिरासती कत्ल हो रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वहाँ पे मीडिया पे कदगने हैं। तो ये जो कश्मीर जो है हमारा, ये हर लिहाज से जो है एक बहुत बड़ा जेल खाना बना हुआ है। भारत का ये जो कहना कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है, अगर कश्मीर बिल्कुल सब कुछ वहाँ पे ठीक है, वहाँ अमन है, वहाँ खुशहाली है, तो मज़ीद फ़ौजों में वहाँ पे क्यों इजाफ़ा हो रहा है, मज़ीद कश्मीरियों की ज़िंदगी को अजीरन
क्यों बनाया जा रहा है, उनकी जो अगर हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे कितना है, जो आपने रिपोर्ट में भी बताया, बिल्कुल आपने दुरुस्त बताया है, यानी ये तो 8 बिलियन जो डॉलर्स है जो हमारा इक्तिसादी नुकसान किया गया है, ये आज तक नहीं है, ये एक साल में उस वक्त हुआ है जब 2019 हुआ है। उसके बाद भी अगर हम हर साल को उठाएंगे इसी तरह हम इसके शिकार हैं। तो गर्ज कहने का मतलब है भारत जो ये कुछ कहता है ये बिल्कुल झूठ पे मबनी है, बल्कि हालात जो है वो बिल्कुल बरक्स है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगी, फरमाइएगा कि नॉर्मलसी किसी भी खित्ते में अगर होती है और वहाँ पे जो काबिज हुकूमत है वो दावा करती है कि जी सब अच्छा है, सब नॉर्मलसी है, और जो इनका पैरा वहाँ पे लाकर बिठाया गया है वो दावा कर रहा है, तो आप तो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं मकबूजा कश्मीर के हालात के ऊपर। कितनी फौज निकाली है सर इन्होंने वहाँ से अगर नॉर्मलसी है तो? जिस तरह आपने फौज की बात की है, देखे 3 कोरें हैं, एक 15 कोर श्रीनगर में है, बादामी बाग में, और 14 कोर जो है वो लेह में बैठी हुई है, और फिर 16 कोर नगरोटा में है। इसके अलावा एक रिजर्व कोर है जो उत्तर प्रदेश में है, और सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं वो बेतहाशा है। सो 1 मिलियन है टोटल प्लस है, और हाईली मिलिटराइज्ड रीजन है दुनिया में। सो फॉर 6 कश्मीरी देयर इज 1 सोल्जर। एक तो वो चीज़ है। सेकंड, आप ये देखें कि अब जो रिसेंट एक इन्होंने आप समझ लें कि पैटर्न डेवलप किया है। पहले उन्होंने एक नैरेटिव बनाते हैं कि ये थ्रेट है, बॉर्डर से थ्रेट है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस है, और इसके बाद फिर वो ये करते क्या है कि उसको फेक रिपोर्ट्स भी जारी करते हैं, फिर इसके बाद कस्टडी से बंदे निकाल के ले जाके मार देते हैं और कहते हैं ये इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे, बंदे मार दिए हैं। और इसके बाद फिर ये है कि क्रैक डाउन करते हैं ऑन कश्मीर, जहाँ पे कश्मीरी लोगों को खौफ हरास में डालने के लिए क्रैक डाउन है, घरों में घुस जाते हैं। और इसके बाद फिर ये मकसद अल्टीमेटली ये होता है कि पाकिस्तान वो जो एक अटेंशन डाइवर्ट करना कश्मीर से, और सेकंड ग्लोबली पाकिस्तान को मलाइन करना और पाकिस्तान को पेश करना कि एक कंट्री इज स्पॉन्सरिंग टेररिज्म। और तो ये ओवरऑल रिसेंटली हमने देखा जिस तरह 2900 kg उन्होंने कहा जी बारूद पकड़ा गया है, और उस चक्कर में बहुत सारे डॉक्टर्स उन्होंने पकड़ लिए हैं। तो वो फिर ऊपर से देखे ना कि अब नॉर्मलिटी कैसी है कि 2019 के 5 अगस्त 2019 के बाद से अब तो पूरा कश्मीर, पहले तो वैली में फोकस था, अभी तो सौत अपीर, पंजल है, चाया, पुंछ है, राजौरी है, रामबंद है, और इसके अलावा डोडा के इलाके हैं। तो वहाँ पे भी तो बड़ी स्ट्रगल अभी लोगों ने स्टार्ट की है। लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली देखे कि वहाँ पे ड्रैकोनियन लॉस जिसका अभी आपने जिक्र भी किया है, वो इम्यूनिटी है वहाँ के सोल्जर्स को कि आप जो मर्जी कत्ल करें, घरों में घुस जाएं, रेप्स करें, मोलेस्टेशन के केसेस बहुत सारे पास में रिपोर्ट हुए, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इतनी ज़्यादा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हैं, पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और इसके बाद आर्सन है, और इसके बाद टॉप लीडरशिप देखे कश्मीरियों की, चाहे मुसरत आलम भट्ट है, यासीन मलिक है, शब्बीर शाह है, आसिया इंदराबी है, ये सारे दे आर बिहाइंड द बार। तो वो आगे, और इवन मीर वाइस को वो जुमे की नमाज पढ़ाने के लिए भी इजाज़त नहीं है। अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि द चीफ एग्जीक्यूटिव उमर अब्दुल्ला वो एक सेरेमनी को अटेंड नहीं कर सकता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज द सो पावरफुल मैन। तो आप बताएं कि क्या कैसे नॉर्मलिटी है, डिसीजन मेकिंग तो हो नहीं रही, फाइनेंशियल पावर्स भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी वो लुक आफ्टर कर, सो द ओनली थिंग इज ए पपेट। तो ये सूरत हाल ये ऐसी है, मेरे ख्याल में बहुत बुरा हालात है कश्मीरियों के लिए, ख़ास तौर पे फैमिलीज को हम देखते हैं, और जिस तरह के लोग वो उठा रहे हैं, स्पेशली ये रेड फोर्ट का वाक़या हुआ है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में और स्ट्रगल जो है जो भी होगी वो मज़ीद इसमें तेज़ी आएगी। मैं इसमें एक्सीलेंसी आपको इन्वॉल्व करूँगी। ये फरमाइएगा कि ये जो बयानिया इन्होंने बनाया 2019 के बाद से, हमने देखा कुछ इंटरनेशनली भी इन्होंने जो डिप्लोमेट्स थे वो कहते हैं कि सेकंड और थर्ड ईयर के डिप्लोमेट्स जो हैं उन्होंने एतराज़ बरता वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में जाके इनकी इस ड्रामे का हिस्सा बनने से। G20 के इजलास के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने दुनिया में ये बताने की कोशिश की कि मकबूजा कश्मीर जो इनके कब्ज़े में है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बिलखुसूस आर्टिकल 335A और 370 के ख़ात्मे के बाद से वहाँ पे सब कुछ बेहतर हो चुका है। तो किस कदर हर गुज़रते वक्त के साथ इनका जो झूठ है वो एक्सपोज हुआ है, और दुनिया अब इसको
کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے؟ اس نگاہ سے جس طرح کشمیری دکھانا چاہتے ہیں، یا وہ جو انڈیا نے ایک جھوٹا نیریٹو بنانے کی کوشش کی؟ یور ٹیک. The situation there is very grave. حالات وہاں بہت سنگین ہیں، کیونکہ جو بی جے پی کا ہندوتوا ایجنڈا ہے وہ اب حد پار کر گیا ہوا ہے. آپ ذکر کر رہے تھے 2019 سے جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی جو ایک شناخت تھی پہلے اس کو اریز کیا، پھر اپنی فوج کو ڈرکونین لاز کے ساتھ کمپلیٹ امپیونٹی دی، جیسے شیخ صاحب فرما رہے تھے. اور اب دیکھیں کہ ان کے یہ جو پہلگام کا بھی ہوا، سو کالڈ ٹیررسٹ نے آ کے کیا، وہ کشمیری ہی کہا گیا، اور اس کے بہانے معصوم کشمیریوں کو ان کے گھروں سے نکال کے سردی میں، جیسے آپ نے فرمایا، بزرگوں کو، خواتین کو، بچوں کو جو ہے اذیت دی گئی. The fact of the matter is کہ despite abrogation of Article 370 and 35A، ہندو وہاں پہ جا کے پراپرٹی خرید نہیں سکتے. ڈیموگرافک چینج کشمیر کا وہ نہیں لا پا رہے. کشمیر کی دھرتی کشمیریوں کی ہی ہے، اور ادھر باہر سے کوئی آ کے ایڈجسٹ نہیں کر سکتا. موسم بھی ہے، حالات بھی ہیں. تو یہ ایک ملمہ انہوں نے چڑھایا، جو آپ فرما رہے تھے G20 میں جو انہوں نے ورکشاپ کی تھی آن ٹورزم، تو اس میں کوئی نہیں گیا تھا. صرف جو لوکل ایمبیسیز تھیں دہلی میں، اس کے جونیئر آفیسرز گئے، اور انہوں نے کہا کیا ٹورزم آپ کشمیر میں کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں تو ہر ایک کشمیری پہ 10 فوجی کھڑے ہیں. اور پھر آپ ان کی ایکسپورٹس دیکھیں. آپ نے فرمایا خواتین کا، شالز بیچتی ہیں، کشیدہ کاری کرتی ہیں، اون بنتی ہیں، وہ کپڑے بنتی ہیں. تو ان کی جسے کہتے ہیں نا فیمنائزیشن آف پاورٹی، کہ ان کی ایکسپورٹس روک دی گئی ہیں. سو ایپلز وغیرہ جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ میل ہے، اور جو ہینڈی کرافٹس ہے زیادہ تر خواتین کا ہے. تو خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے وہ بھی ختم کی جا رہی ہے. سو اب کشمیر میں دیر از اے فیمنائزیشن آف پاورٹی، جو کہ UN کی طرف سے کنڈیم کیا جاتا ہے. سو دس از اے گریو سچویشن. اٹ نیڈس ٹو بی لکڈ ایٹ ود گریٹ سیریسنیس. جھوٹ سے the world is not going to buy it. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں کوئی چھینک بھی مارتا ہے تو ساری دنیا دیکھ لیتی ہے. تو اب یہ جھوٹ چلتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی عارف بہار صاحب، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. بتائیے گا کہ وارن نیریٹو کے حوالے سے بات کریں. آزاد کشمیر کے اندر انہوں نے انفارمیشن آپریشن لانچ کرنے کی کوشش کی، ہندوستان نے منہ کی کھانی پڑی ان کو. GB میں بھی اس طرح کی انہوں نے کارروائیاں کی، جبکہ دنیا میں انہوں نے بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر سب نارملسی ہے، سب اچھا ہے. کس قدر ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کا جو نارملسی کا بیانیہ ہے وہ پٹ گیا ہے، بالخصوص اس وقت جب ان کا اپنا لایا گیا کٹ پتلی قسم کا CM وہ کہہ رہا ہے نارملسی نہیں ہے، کشمیری کہہ رہے ہیں نارملسی نہیں ہے، کسی طور پہ نارملسی نہیں ہے، اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں نارملسی نہیں ہے. یور ٹیک سر. بھارت نے تو ہمیشہ سے ہی 90s میں ہی یہ راگ الاپنا شروع کیا تھا جی کہ کشمیر میں نارملسی آ گئی ہے. اس کے بعد کتنے واقعات ہوئے، کتنے حادثات ہوئے، کتنی عوامی مزاحمت کی ایسی فقید المثال تحریکیں چلی کہ بھارت کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ لرز کر رہ گیا کشمیر میں. تو آج بھی 5 اگست 2019 کے بعد بھارت دنیا کو یہ بتانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، کشمیر کے لوگ پوری طرح بھارت سے مطمئن ہو چکے ہیں، اور بھارت نے جس ترقی کا، جس امن کا سراب انہیں دکھایا تھا وہ اب ایک حقیقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آج بھی بھارت اسی پالیسی پہ چل رہا ہے. لیکن حقیقت جو ہے، جو زمینی صورتحال ہے کشمیر کی، وہ قطعی طور پر اس دعوے کی نفی کر رہی ہے اور اس دعوے کے برعکس معلوم ہو رہی ہے. کیونکہ اگر کشمیر میں نارملسی ہوتی تو بھارت کی فوج اتنی بڑی تعداد میں وہاں تعینات نہیں ہوتی. اگر نارملسی ہوتی تو بھارت نے خود جو ایک وہاں تشکیل دیا عوامی ووٹ کے ہی ذریعے صحیح، لیکن اس سسٹم پر وہ اعتماد کرتا، اسے اختیارات دیتا، اس کو قانون سازی کا حق دیتا. اس کا جو کٹھ پتلی نظام کا سربراہ ہے
جو ایک بظاہر ایک عوامی پروسیس کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اختیارات کا جو ارتکاز ہے وہ بدستور گورنر ہاؤس میں ہے، اور یہ اس بات کی نفی ہے کہ کشمیر کے حالات نارمل ہو چکے ہیں، کشمیر میں حالات معمول پر آ چکے ہیں۔ اسی طرح جو سیاحت ہے وہ بھی صرف اس وجہ سے چل رہی ہے کہ کشمیر کے لوگ ایک ان کو مہمان نوازی کرتے ہیں، جو روایتی کشمیر کی ایک معاشرے کی اور کشمیری سوسائٹی کی جو ایک پہچان ہے۔ تو حالات میں نارملسی کا کوئی آثار کشمیر کی سرزمین پر نظر نہیں آتے۔ حال ہی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک جو بھارت کے دھارے میں سیاست کرنے والے یعنی پرو انڈیا سیاستدان ہیں، بزرگ سیاستدان ہیں، پروفیسر سیف الدین سوز، بڑا ان کا بھارت کے اندر بھی ایک پارلیمانی کردار رہا ہے۔ ان کا ایک انٹرویو میں نے سنا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ کشمیر میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے اور لوگوں میں غم و غصہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت نے ان کی شناخت چھینی ہے، بھارت نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے 5 اگست 2019 کے بعد، اور یہ ایک پھوڑا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں اور جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ تو اب بھارت کے اندر سے یعنی جو بھارت کے سسٹم کے لوگ ہیں، جو بھارت کے دھارے میں سیاست کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ ایک آتش فشاں کی مانند ہے، وہ ایک پھوڑے کی مانند ہے جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے۔ آج ہمیں اگر کشمیری بولتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، وہ بڑے محتاط نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک غصے اور رد عمل کا ایک اظہار ہے، کیونکہ اس مرحلے پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کا جو جبر و تشدد ہے اور بھارت کا جو رویہ ہے، بھارت کے جو عزائم ہیں، وہ اتنے خونخوار اور خوفناک ہیں کہ اگر وہ بولیں گے، کوئی رد عمل دکھائیں گے، تو ہر فرد کو، نہ صرف سوسائٹی کو اجتماعی عذاب اور عطاب یعنی کلیکٹیو پنشمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا، بلکہ فرد کی حد تک بھی ایک ظلم و زیادتی اور کا ایک دور شروع ہوگا اور اس کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو یہ ایک غصے اور رد عمل کی یہ جو ایک خاموشی ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہے، یہ نارملسی نہیں ہے، یہ ایک رد عمل اور غصہ ہے جو کسی بھی وقت پھوٹ سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کشمیر میں جو سیاسی قیدی ہیں، جن کو 5 اگست 2019 کے اس اقدام کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے یا اس کو تحفظ دینے کے لیے، اس کے خلاف آواز بلند کرنے سے روکنے کے لیے جن کو گرفتار کیا گیا تھا، ان میں سے ایک بھی قیدی کو رہا نہیں کیا گیا۔ تو کہاں سے نارملسی ہوئی ہے؟ تو بھارت کا یہ جو پورا ڈھانچہ ہے، یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ جو نیریٹو ہے کشمیر کا، یہ کولیپس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ کولیپس کر چکا ہے۔ اب ایک وہ بے شرمی کا ایک پردہ ہے اس پر، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ کشمیر میں سب اچھا ہے، کشمیر کے لوگوں نے ہمیں مان دیا ہے، کشمیر کے لوگوں نے قبول کر دیا ہے ہماری بالادستی کو، تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ٹھیک، پوائنٹ آگیا آپ کا۔ میں اس پہ کٹانا صاحب آپ کو انوالو کروں گی، فرمائیے گا کہ جس طرح کے ان کے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ جی کہ نارملسی ہے، سب اچھا ہے، ہمارے پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے کہ کس ان کے دعوے جو ہیں وہ سچ ہیں۔ اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بالخصوص آرٹیکل 370 35A کے خاتمے کے بعد سے 2019 کے بعد سے دیکھ لیں تو کوئی ایک شعبہ ہندوستان بتا سکا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے ترقی کی ہے؟ کسی ایک شعبے نے ترقی کی ہے؟ بتائیے گا۔ میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو بھارت سرکار کی جانب سے نارملسی کا ایک راگ جو ہے وہ گایا جاتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ آل پارٹیز حریت کانفرنس نے اس دعوے کو 1000 مرتبہ جو ہے وہ مسترد کیا ہے اور ہمیشہ سے وہ کرتی آ رہی ہے، اور ان کا یہ مسترد کرنا نہ صرف سیاسی بنیادوں پر ہے بلکہ زمینی حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ایک نارملسی کا وہاں پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو مقبوضہ جموں کشمیر، نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر بلکہ بھارت کے اندر بسنے والا ہر مسلمان اس سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے، متاثر ہو رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج مقبوضہ جموں کشمیر کا نوجوان جو وہاں پہ کارکن ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نہ صرف عام آدمی شامل ہیں بلکہ انجینئرز، ڈاکٹرز، پروفیسر جو ہے ان کو دن دہاڑے گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، وہاں پہ ان کی ماؤں بہنوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ یہ آج میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی، یہ نارملسی کے حوالے سے 2018-19 میں اقوام متحدہ کی جانب سے یہ سنگین انسانی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو ہے وہ
रिपोर्ट शाया की गई कि वहाँ पे गैर इंसानी हुकूक किया जा रहा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ह्यूमन राइट्स वॉच की जानिब से, एमनेस्टी की जानिब से इसको जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट, इज्तिमाई सजा का जो है वो दर्जा दिया गया। ये सारी सूरत हाल। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वहाँ पे दुनिया का सबसे तवील जो इंटरनेट शटडाउन है वो 2019 में हुआ, जिसपे वहाँ पे रिपोर्ट शाया की गई कि ये सारी सूरत हाल नॉर्मलसी के हवाले से दुनिया को आगाह कर रही है कि कितनी नॉर्मलसी है वहाँ पे आम आदमी को कितना जीने का हक हासिल है वहाँ पे। आज अगर हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे मासूम नहाते बहन भाई हैं उनके हवाले से भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज हजारों दरखास्तें जो है वो पड़ी हुई हैं। इस सिलसिले में आज वहाँ पे हमारे मासूम माएँ बहनें जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो है वो ये पूछ रही हैं, उनसे ये जो है वो गुजारिश कर रही हैं कि हमारी जो गुमशुदगान हैं उनके हवाले से हमें बताएं कहाँ है ये नॉर्मलसी। ये सिर्फ एक ड्रामा है। इस हवाले से दुनिया की जो इंसानी हुकूक तंजीमें हैं उन्होंने इस हवाले से बड़ा वाजे बता दिया है। आज आप देखें इंसानी हुकूक तंजीमें जो हैं वो यहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। किस हवाले से वो कहते हैं कि ये वहाँ पे नॉर्मलसी है, वहाँ पे आम आदमी जो है वो खुशहाल है। ये बिल्कुल जो है वो एक गलत और नाइंसाफी पर मबनी जो है ये सारी बातें हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया इससे आगाह है और इससे बाखूबी वाकिफ हो चुकी है कि जो भारत सरकार है न सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे भारत के अंदर, असम देख लें आप, वहाँ पे मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म जबर और ज्यादती की जा रही है। ये सारी चीजें जो है वो एक्चुअली एंटी मुस्लिम जो है वो एक ये बीजेपी का एक अपना एक जो है वो पैरामीटर है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करनी है। आप देख लें अल फलाह यूनिवर्सिटी की बुनियाद किसने रखी? एक मुसलमान था जिसने ये बुनियाद रखी। उसने जो है वो हजारों डॉक्टर्स पैदा किए, इंजीनियर्स पैदा किए और वहां पे अगर आप देखें तो मरीजों के इलाज के लिए 800 से जायद जो है वो बेड जो है वो उन्होंने रखे थे। ये सारी चीजें भारत सरकार को कबूल नहीं है। ये सारा कुछ जो है उनको इसलिए वो आज जो है वो वहां पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मैं शेख साहब इससे पहले दूसरे मौजू की जानिब बढ़ें, फरमाइएगा कि मकबूजा के इस वक्त जैसे मैंने इस सवाल घटाना साहब के सामने भी रखा था कि अगर हम नौजवानों में देखें तो एक बड़ी मायूसी से हमें इस तरह से नज़र आती है कि उन्हें कोई होप नज़र नहीं आती, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेनलैंड इंडिया के मुकाबले में डबल है मकबूजा कश्मीर के अंदर। पीएचडी स्कॉलर्स रोड साइड के ऊपर खड़े होकर जूस बेच रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती क्योंकि नौकरी तो इंडियंस के लिए है, कश्मीरियों के लिए तो नहीं है। नशा जो है वो बढ़ रहा है। 1.5 मिलियन का डेटा हमारे सामने आया है और ऑथेंटिक सोर्सेज से आया है कि 15 लाख बच्चे इस वक्त कश्मीरी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो नशे में मुब्तला हैं। गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, कोई इस तरह का पुरसाने हाल उनका नहीं है। किस शोबे ने तरक्की की है 2019 के बाद से जो नॉर्मलसी की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने ये बिल्कुल बात सही कही है। मैं आपको बताऊंगा 2019 से पहले भी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही थी, लेकिन उसके बाद जो है हर लिहाज से अगर हम कोई भी शोबा जो यानी ब्रूटलिटीज़ का उठाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है। तो वहाँ पे अगर इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे इजाफ़ा हुआ है, फ़ौज में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे अगर इजाफ़ा हुआ है ब्लैक लॉज में इजाफ़ा हुआ, वहाँ पे अगर इजाफ़ा हुआ है हिरासती कत्ल में इजाफ़ा हुआ है, वहाँ पे गिरफ़्तारियों पे यानी ये इजाफ़ा हुआ है। और हम एक इस वक्त भी जो कश्मीर की यासिर भाई जो सिचुएशन है वो इंतहाई अजीरन बनी हुई है, यानी एक ग्रेव सिचुएशन है इस वक्त कश्मीर के हवाले से। और इन्हीं हाल ही में इन चंद दिनों में अगर हम देखेंगे किस तरह एक भारत वाज़िया और कंप्रहेंसिव तरीके से कश्मीरियों को यानी झूठे प्रोपेगेंडे पे सज़ा दे रहा है। अभी जो दिल्ली में धमाका हुआ है सब उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो भारत का एक यानी प्लान है, एक तो ये है, देखिए पहले अब उन चीज़ों को अगर हम देखेंगे साथ साथ ये जो हमारे कश्मीरी है वहाँ पे तो या आपने भी बताया अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। यही जो पीएचडी डॉक्टर्स हैं हमारे जो एमएससी जिन्होंने किया है, एमफिल किया है, वो जूस बेचने पे मजबूर है। अब जो यानी टॉपर है या जो सलाहियत रखने वाले लोग हैं, क्योंकि कश्मीर जो कन्फाइन है, जब वहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिलती
اب वो रुख करते हैं हिंदुस्तान के यानी बाकी रियासतों में। ये जो अल-फलाह अस्पताल है, नहीं तो वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक होता है? वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब वहाँ पे क्योंकि कुदरती बात है, वो बेचारे जब सालों साल से बाहर जाते हैं ताकि कुछ रोज़ी कमाए और अपने घर वालों को भेजे, अब आप देख लें उनके साथ भी किस तरह सिस्टमेटिक तरीके से यानी सलूक किया जा रहा है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि उसमें इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है, गरज ये कश्मीरियों की अजीरन को मज़ीद जो है यानी ये तंग कर रहे हैं। और आप देख लीजिए जब ये वहाँ पे जो इन्होंने खुद प्लान किया है एक प्लानिंग के तहत, उसके बाद फ़ौरन कश्मीर के घरों को जो उन्होंने छापे मारे हैं, उनके जो रिश्तेदार है वहाँ पे वालिदैन हैं, उनको उठाया गया है। यानी चीज़ें जो है खुद ही ये कह रहे हैं कि ये बंदा यहाँ पे पहले था, फिर हमने इसको यहाँ पे देखा। और भाई जब आपने ये सब चीज़ें देखी थी तो पहले उनको क्यों नहीं रोका है? इसका मतलब है कि भारत का ये जो है एक तो कश्मीरी मुसलमानों के साथ ही है, लेकिन हमारी आंखें भी खुलनी चाहिए। वो ये है कि भारत जो हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ और दूसरे अक़लियतों के साथ भी जो सलूक उसने रवा रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये बात, इसलिए मैं बार बार अपने भाइयों को, जो हम आज़ाद कश्मीर के मेरे भाई है और ख़ासकर पाकिस्तानियों को कहता है, ये जो आज़ादी है ना, ये बहुत बड़ी नियामत है, तो इसकी ज़रूर कदर कीजिए। और अपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम सलूट भी, ट्रिब्यूट भी और दुआओं में याद भी रखते हैं कि जिन्होंने इस हिंदू बुनिया को समझा था और उन्होंने दो कौमी नजरिया पेश किया। आपने आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात की। आरिफ साहब, क्योंकि आप मुजफ्फराबाद से हैं, आपका बड़ा एक ताल्लुक़ रहता है नौजवानों के साथ भी और वहाँ के अवाम के साथ भी, ज़रा बताइएगा, सही मानों में नॉर्मलसी को डिफ़ाइन करना चाहें तो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह के हालात हैं कि जो नौजवान या जो शख्स भी कोई कारोबार करना चाहे, पाकिस्तान के किसी हिस्से में, दुनिया भी कहीं भी जाना चाहे, और किस हद तक वहाँ पे अमन है, वहाँ पे इस्तेहकाम है, वहाँ पे तरक्की है, वहाँ के शोबों में तरक्की है, असल नॉर्मलसी क्या होती है, ज़रा बताइए नाजरीन को। ये मवाजना तो हकीकत में बनता ही नहीं है कि मकबूजा कश्मीर का जो भारत के साथ ताल्लुक है और जो इस वक्त कैफियत है उनके ताल्लुकात की, सिर्फ यही नहीं कि जो एक जबर की बुनियाद पर कायम ताल्लुक है, बल्कि जो एक समाजी ताल्लुक भी है उसका, और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के साथ जो इसका एक ताल्लुक है, और इसका जो एक समाजी यहाँ के अवाम का पाकिस्तान के अवाम के साथ या पाकिस्तान की रियासत के साथ जो एक समाजी एक ताल्लुक है, एक दीनी ताल्लुक है, तो उसका मवाजना बनता ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान की एक वसी जो दुनिया है वो आज़ाद कश्मीर के नौजवान के लिए न सिर्फ वसी है बल्कि अपना दीदा दिल फरशिराह किए हुए है, अपना दामन और अपने बाजू वा किए हुए है। इम्कानात की सूरत में, मौके की सूरत में, तरक्की की सूरत में, आगे बढ़ने की सूरत में, वो कारोबार हो या वो मुलाजमतों की शक्ल में हो या किसी और शोबे में वो अपनी किस्मत आजमाई हो, तो एक वसी दुनिया वहाँ इस्तकबाल करती हुई मालूम होती है। आज़ाद कश्मीर के लोग, यहाँ का नौजवान जो है वो अपना टैलेंट आजमा सकता है, वो अपनी सलाहियत का इजहार कर सकता है। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनके अंदर, प्राइवेट सेक्टर है, हर जगह आज आज़ाद कश्मीर के लाखों जो शहरी हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वो न सिर्फ आबाद हैं बल्कि वो वहाँ पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं। इसके बरक्स मकबूजा कश्मीर में जो पहले ही एक फासला बनाए हुए था आम कश्मीरी भारत के साथ, अब भारत ने उसकी स्पेस मजीद तंग करना शुरू कर दी अपने शहरों में और अपनी आबादियों से, वहाँ उन्हें तंग करके तालीमी इदारों में उन्हें एक मुख्तलिफ किस्म के एक गैर मसावियाना सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। वो हत्ता के कश्मीर के जो फेरी वाले हैं जो घूम फिर कर अपना कारोबार करते थे भारत के मुख्तलिफ शहरों में, उनके लिए भी अब आप देखें आए रोज उन्हें हैरेसमेंट जो उनके साथ हो रही है उसकी वीडियोस आ रही होती है। सही, आपका पॉइंट आ गया। आरिफ साहब, मैं दूसरे मौजू की जानिब बढ़ना है, दूसरे मौजू बात करेंगे हिंदुस्तान के उस दावे के हवाले से। हिंदुस्तान की जो आर्म फोर्सेज हैं वो अब साबित हो रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ कि वो वाइट एलिफेंट बन चुके हैं। यानी इतना बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने खड़ा कर दिया है, अब वो संभाले नहीं संभल रहे उनसे। कहीं उनका जहाज़ उड़ता है तो वो उड़ने से पहले ही ज़मीं बोस हो जाता है, उसके बाद तबाह करता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें इनके मिसाइल के निज़ाम के हवाले से, वो इतना नाकिस है कि ये जिस वक्त उसका कोई तजर्बा भी करते हैं नए मिसाइल का तो ये इतने सीगा राज में रखते हैं कि पूरी दुनिया को छुपा कर रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इनका पहला, दूसरा और तीसरा तजर्बा अक्सर नाकाम होता है, और जो चौथा तजर्बा होता है फिर वो देखते हैं, उसके बाद फिर अक्सर हम देखते हैं इनके साइंटिस्ट वो आंसुओं के साथ रो रहे होते हैं क्योंकि उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ होता।
اسی طریقے سے ایک اور ملٹری ایکسرسائز ہو رہی تھی اور اس کے اندر میسائل کا ایک پارٹ جو ہے وہ گر گیا جناب، اور اس کا ایک ایکسپلوژن ہوا، اور یہ جیسلمیر میں ہوا، راجستھان کے اندر ہوا، اور یہ ایک اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کس قدر ان پروفیشنل ان کا وے ہے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنے کا، جو ان کے دعوے ہیں اس کے ٹوٹل برعکس ہے۔ برگیری صاحب اس کی بہت ہی ریلیونٹ شخصیت ہیں، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے۔ مسعود صاحب یہ کیا چل رہا ہے اس وقت ہندوستان کی پوری ایک آرمڈ فورسز اسٹرکچر کے اندر، کس قدر فلاز ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، اور کتنا ایک نان پروفیشنل ان کا ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ کبھی ان کا جو سپرسونک مسائل ہے وہ آ کر پڑوسی ملک کے کسی حصے میں آ کے گر جاتا ہے اور کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی، غلط بٹن دب گیا یا کچھ ہو گیا، اس کے اوپر میم بھی بڑی بنی ہے، اور اب جو کچھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے۔ یور ٹیک آن اٹ سر۔ اب جس طرح یہ بدریا گاؤں ہے اور جیسلمیر کے پاس، اور وہاں پہ 500 میٹرز شارٹ آف گاؤں یہ جا کے یہ پیس گرا ہے، تو ان کی ہسٹری بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کو یاد تو 27 فروری 2019 کو جب ہم ان کے 2 جہاز گرائے تو اسی دن ان کا ایک MI-17 ہیلی کاپٹر خود گرا دیا فائر میسیج میں خود گرا دیا انہوں نے۔ سو پروفیشنلزم وہاں پہ بھی پتہ چلتی ہے۔ پھر آپ کو یاد ہو 3 مارچ 2022 کو ایک براموس میزائل میاں چندو میں آ کے گرا۔ پہلا وہ میزائل ٹریول کر رہا تھا ٹو دی ساؤتھ اور وہاں سے پاکستان کی طرف مڑا، 143 کلومیٹرز انسائڈ پاکستان آیا، آلموسٹ 4 منٹس اس نے ٹریول کیا اور میاں چندو میں گرا۔ لیکن یہ لکیلی یہ تھا اس میں وار ہیڈ نے لگا ہوا تھا۔ تو اب جب بعد میں سوالات ریز کیے گئے تو انہوں نے کہا یہ ہیومن ایرر ہے، غلطی ہو گئی ہے، اور پھر ہمیں بتایا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ہمارے DGI-SPR نے جب اس کو ریز کیا تو تب وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے ہیں کہ ہیومن ایرر ہے، غلطی ہوئی، انکوائری ہم کروا رہے ہیں۔ سو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایک تو پروفیشنل، اور پھر دیکھیں نا براموس کے جتنے یہ دعوے کرتے تھے کہ بہت بڑا زبردست ہے، ہم ادھر ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ان کے وہاں پہ کیپیبلٹیز کا پتہ چل گیا۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو پروفیشنلزم نہیں ہے، لیک آف ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ تو ایکسپوز ہو گیا دنیا کے سامنے۔ اور اسپیشلی دیکھیں مارکے حق اور بنیان مرصوص میں جس طریقے سے آپ کی ایئر فورس یا ملٹی ڈومین آپریشن میں جب ہم نے آپریٹ کیا تو وی دیکھے کہ انڈیا کا وی بیسیکلی پیرالائز دی انٹائر انڈین سسٹمز، چاہے وہ ریلوے تھے، جہاز تھے، بجلی کا سسٹم تھا، ایون جو جہاز تھے دیکھیں 48 آورز تک جہاز انہوں نے اپنے گراؤنڈ کر دیے تھے، کیونکہ یہاں پہ ہمارے لوگ تھے کہ پروفیشنل لوگ تھے، ملٹی ڈومین آپریشن کو یہ سمجھتے تھے۔ تو یہ اب چیزیں ایسی دیٹس وائی دیکھیں ریٹرک سے ان کی طرف سے بڑی آتی برگیری صاحب ایک آن اے لائٹر نوٹ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اصل تو یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے کون، ایک ایسا شخص جو یہ کہتا ہے کہ رات کو میں نے ہیلی کاپٹر اس لیے بھیجے کہ ریڈار ان کو پکڑ نہیں سکتے۔ اس نے ایک ایسا لطیفہ چھوڑا جو پوری دنیا میں اتنا اس کا مذاق بنا کہ ایک ایسا شخص اتنا بڑا اس نے ایسے منصب پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کی۔ تو کیا یہ وجہ ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ شخص بیٹھا ہے جس کا فوجی امور کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور فوجی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی جو تمہاری مرضی ہے تم کرتے رہو، اب اس کے نتائج بھی تم خود بھگت لو گے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ انڈین آرمی کی بڑی بات ہوتی تھی کچھ عرصہ پہلے تک بیفور BJP کہ پروفیشنل آرمی ہے، پالیٹکس میں نہیں آتی ہے۔ اب تو یہ فلی پولیٹیسائز ہو گئی ہے اور سیفرونائز ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کے آرمی چیف کو آپ نے دیکھا کسی پنڈت کے پاس جا کے وہاں سے مل رہے ہیں، کوئی کہاں پہ جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہندتوا ریپبلک ہے نا تو تو وہ والا ان کا ابھی کنسپٹ ہے۔ تو دیئر فور ڈیسیجن میکنگ ابھی جو ہے نا گینگ آف 4 کہتے ہیں، اور لیمن بھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ وہ جب یہ آپ کو پتا ہوگا جب یہ نئے جہاز ان کے آئے تو اس وقت انہوں نے بڑی ایک سیرمنی کی اپنے لیمنز وغیرہ یوز کر کے، اور وہ بھی میرا خیال ہے وہ بھی انہوں نے ضائع کر دی اس پہ۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اس میں بھی راجناتھ سنگھ صاحب گئے تھے، اور مودی صاحب نے اگر آپ کو یاد 2019 میں کہا تھا کاش ہمارے پاس رافیل ہوتے تو ہم دکھاتے۔ اب رافیل آئے تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو مطلب پروفیشنلزم بہت میٹر کرتی ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، اور لکیلی اللہ کا شکر ہے ہماری جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں، ایون گراؤنڈ فورسز ہیں،
जिस तरह LOC पे डिलीवर किया, हमारी तो नेवी ने भी तैयारी की हालत में, हम तो इंतजार कर रहे हैं इंतजार कब कर INS सही, आपका विक्रांत पॉइंट आ गया, आता बड़े है। ज़बरदस्त आपने इसको समेटा है। मैं इसमें एक्सेलेंसी आपको इन्वॉल्व करके फरमाइएगा कि हर तरफ जब हमने देखा कि ट्रंप ने भी शटअप कॉल दे दी है इंडिया को, मोदी को, और बाकी भी कोई मुंह नहीं लगा रहा, तो ये अब मेड इन इंडिया की तरफ आ गया, इंडिजिनस प्रोडक्शन, ये है इनकी इंडिजिनस प्रोडक्शन। यासर, आप ये सोचिए कि इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। अगर आप अपने फौजियों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं ऑन रेशियल ग्राउंड्स कि ये सिख है और ये फलाना है और ये फलाना है, और उनको डिमोरलाइज करते हैं, और आप सिर्फ वो हिंदुत्व एजेंडा पे हैं, तो a demoralized force cannot fight. They have to have that sense of being stakeholders. वो उनसे छीन ली गई है। तो आप देखिए, किसी से कोई गलती हुई तो उसे गलती नहीं करार दिया गया, उसकी एथनिसिटी, उसके मज़हब पे उंगलियां उठाई गई, विच इज़ वेरी इनकरेक्ट। मतलब ठीक है, वो उनकी फ़ौज है, I don't need to comment on it, but आपकी जो political leadership है, वो अगर अपनी forces को demoralize करती है because उसका एजेंडा कुछ और है, सही है, और प्रोफेशनलिज्म जो एक फोर्स की होती है उसको डाइल्यूट करते हैं, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अफेक्ट करती है। और आप कह रहे हैं कि इंडिजिनस का तो हमने देख ही लिया, शाखसाना क्या है। इस पे कटाना साहब आपको इन्वॉल्व करूंगे, फरमाइएगा, इससे जो सारी एपिसोड हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने इसके ऊपर बात की है, आर दे रेडी? इससे इनकी रेडीनेस का कितना पता चलता है हमें? जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्का हक बुनियानो मरसूस की जो हमारी कामयाबी है, इस वक्त भारत सरकार और वहाँ पे जो उनकी फोर्सेस हैं उनको हजम नहीं हो पा रही। और इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ पे ड्यूरिंग द टेस्ट, जिस वक्त वो मिसाइल टेस्ट कर रहे थे और जो पुर्जे हैं वो वहाँ पे रिहायशी इलाकों में गिरे, ये जो एक अमल है, इस वजह से न सिर्फ भारत के अंदर और बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये एक तशवीशनाक अमल है, और इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। और इस पे जो है पाकिस्तान ने हमेशा से बहुत ही नज़्म-ओ-ज़ब्त, तहम्मुल और ज़िम्मेदाराना अंदाज से जो है वो काम लिया है, और बताया है कि किस अंदाज से जो है वो ये काम किए जाते हैं। और उनकी फोर्सेस की बात की जाए तो वहाँ पे जो उनके सिपाही हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खड़े हैं, वो 12 मरतबा ये कह चुके हैं कि हमारा हाल पूछने वाला कोई नहीं होता और हमें प्रॉपर तरीके से जो है वो एंटरटेन नहीं किया जाता, कई दिन तक हमें खाना नहीं पेश किया जाता, बल्कि उनके अहले खाना के जो लोग हैं वो एहतजाज करते हैं। तो बात ये है कि ये जो इन्होंने गैर जिम्मेदाराना एक अमल किया है, इससे पूरी दुनिया की तवज्जो जो है वो इस तरफ हो गई है, और यकीनन इस हवाले से जो आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन है, उन्होंने भी इस पे कहा है कि ये भारत की जो मिसाइल सिस्टम है उसमें बुनियादी खामियां हैं, और उसको ऑपरेट करने वाले, कंट्रोल करने वाले गैर जिम्मेदार लोग हैं, और इस पे जो है वो एक अच्छे अंदाज से काम करने की जरूरत है। ठीक है, अरे बाहर से आपको मैं इन्वॉल्व करूंगा, ये बताइएगा कि इससे हमें एक और कितना अंदेशा हमारा बढ़ जाता है कि जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी इनके पास है कितनी अनसेफ है, क्योंकि इससे पहले भी एटमी ताबकारी मवाद भारत के बाजारों में होकर बिक रहा है। तो किस कदर हम जो पड़ोसी, बतौर पड़ोसी, इस पे हमें खदशा होना चाहिए, अंदेशा होना चाहिए कि एक ऐसा मुल्क जो कि गैर महफूज है उसके पास नहीं होना चाहिए इस तरह की टेक्नोलॉजी। बिल्कुल जी, भारत ने आलमी सतह पर हमेशा से एक जिम्मेदार रियासत होने का एक तासर दिया, जैसे उसके बहुत से तासरात जो हैं, जो बहुत से एक अपने बारे में बयान किए गए, अपने जो एक तफसीलात थी या अपना एक नैरेटिव था, अपने बारे में बनाया गया एक तस्वर था, वो जैसे जमहूरियत, सेक्युलरिज्म के हवाले से
वो नाकाम हो गया, फेक साबित हुआ, वक्त ने उसको एक नाकाम साबित किया। इसी तरह ये जो एक जिम्मेदार रियासत का भारत एक ढंढोरा पीटता रहा और पाकिस्तान को उसके मुकाबले में एक गैर जिम्मेदार रियासत वो करार देता रहा, दुनिया में इस तरह प्रोपेगेंडा करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन खुद को वो एक जिम्मेदार रियासत बताता रहा। अब उसकी ये जो जिम्मेदारी का और एक मजबूत रियासत और सिस्टम के अंदर और तमाम मामलात पर एक गिरफ्त होने का जो एक ये तासर था, ये भी बीच चौराहे के फूट रहा है। और कभी उनके एटमी रिएक्टर से कीमियावी मवाद जो है वो निकलता है जो इंसानियत के लिए एक तबाहकुन होता है, इंसानियत के लिए बर्बादी का पैगाम लेके आता है। कभी उनके मिसाइल जो है वो रास्ता भूल कर आके किसी दूसरे मुल्क की हदूद पार कर जाते हैं और कभी उनके अपने ही मुल्क की हदूद में ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है। तो ये एक जो नकाब भारत ने पहना था इस दुनिया को ये बताने के लिए, धोखा देने के लिए, वो भी रफ्ता रफ्ता ये कमजोरियां जो भारत के सिस्टम के अंदर हैं ये रफ्ता रफ्ता आया हो रही हैं और दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्जिया, तबसरा, शॉर्ट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।